तरह का अगर प्रदर्शन रहेगा तो सांसद उसको अवॉइड कर सकता है। विकास में दिक्कत नहीं आ रही है इसमें? नहीं, विकास में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम पूरी गति के साथ, अगर आप संसद के अंदर आप देखें, अगर आप संसद के अंदर देखें, आए अपने 2 मिनट के लिए विचार रखें। रामस्वरूप सोत्रिया जी, माननीय भागभूषण मीणा जी, जगदीश नायक जी और हमारे एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कौर जी और सभी हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, डॉक्टर भीमराव अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। वो संविधान एक तरफा रहा होगा और एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का सिरसा, और हमारे बीच में राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर वत्स जी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मैं आप लोगों की तरफ से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बहन सुनीता दुग्गल जी और हमारे राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर वत्स जी वो स्टेज पर आए। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे और समाज के अध्यक्ष राजू सूरा जी, वो आए 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। राजू सूरा जी। जय भारत, जय भीम। आज जिस विषय में इकट्ठा हुए, महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए, उनको बच्चे की पालन के लिए अवकाश मिलना चाहिए, माता को अवकाश मिलना चाहिए। कि बाबा जी की सोच थी, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी माताएं बहनें नौकरी करती हैं उनको मैटरनिटी लीव मिलती है। ये मैटरनिटी लीव बाबा साहब की बदौलत मिलती है। तो ऐसे बाबा साहब थे। लेकिन क्या होता है कि हम लोग मन में एक ही बात सोचते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, दलितों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन किया, उन्होंने जो भी शोषित था, वंचित था, उसके लिए उन्होंने काम किया। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाती हूँ मैं कि बाबा साहब जब पॉलिटिक्स नहीं करते थे तो वो अपनी प्रैक्टिस भी करते थे, और उनकी प्रैक्टिस के समय में उनके पास जो गरीब होता था, जो वंचित जो होता था, जो शोषित होता था, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना है, अगर उसके पास पैसे नहीं होते थे और उसको मदद की जरूरत होती थी तो वो बाबा साहब के पास आते थे। ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में क्या था कि अगर कोई ब्राह्मण कन्या है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके सारे केस काट दिए जाते थे, उसको बड़े बुरी तरह से पकड़ के उसके सारे बाल काटकर उसको बिल्कुल गंजा कर दिया जाता था। ऐसा अत्याचार जो है वो हमारे समाज में पैदा हुआ था। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण कन्या जो है वो अपने माता पिता के साथ बाबा साहब के पास आती है और वो ये कहती है कि जब मैं 16 साल की थी तो मेरी शादी हो गई और 18 साल की उम्र में आकर मेरे पति का देहांत हो गया। अब मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि इसको बाल काट के इसको बिल्कुल गंजा कर दो, मैं मेरे बाल नहीं कटवाना चाहता। और उनके माता पिता ने भी कहा कि हम अपनी बेटी के बाल नहीं कटवाना चाहते। तो बाबा साहब ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मामला कोर्ट तक पहुंच गया और वहां पर जाकर बाबा साहब ने जज के सामने क्या दलील दी, आप सोच के देखिए। ये कोई ऐसा इंसान ही सोच सकता है जो बहुत संवेदनशील हो। तो बाबा साहब ने जज के सामने ये दलील दी कि जज साहब, हमारी इस बेटी को ऐसे परेशान ना किया जाए। अगर हमारी ये बेटी नहीं चाहती कि इसके बाल काटे जाएं, तो क्यों ये बाल काटने के लिए तत्पर है? और अगर फिर भी ये चाहते हैं कि इस बेटी के बाल काटे जाएं, तो देखिए कि 1 से लेकर 16 साल तक ये बच्ची अपने माँ बाप के पास रही। 16 साल से लेकर 18 साल तक 2 साल ये अपने ससुराल में रही। तो 2 साल में जितने बाल बढ़े हैं केवल उतने ही बाल काटे जाए, ऐसी दलील हमारे बाबा साहब ने जज साहब के सामने रखी। तो ऐसे थे बाबा साहब जो जात पात से ऊपर उठ के, चाहे वो किसी भी जाति का या धर्म का क्यों ना हो, अगर उसको जरूरत होती थी तो बाबा साहब उसकी मदद करते थे। तो बाबा साहब ने हमें बहुत से अधिकार दिए और
कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तलाक का अधिकार जो है वो सिर्फ आदमी को ही था, औरत को कोई अधिकार नहीं था। चाहे ससुराल वाले कितना अत्याचार करें, चाहे पति कितना ही दुखी करे, लेकिन औरत तलाक नहीं ले सकती थी पहले। लेकिन बाबा साहब ने संविधान के अंदर ये रखा कि औरत को भी पूरा अधिकार है। अगर उसको ये लगता है कि उसका पति उसको परेशान करता है, उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसको दुखी करते हैं, तो औरत चाहे तो वो भी तलाक ले सकती है। ऐसे ऐसे अधिकार बाबा साहब ने औरतों के लिए किए, महिलाओं के लिए किए। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज हम जहाँ कहीं भी खड़े हैं वो सब बाबा साहब की बदौलत है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए और से और आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। जो सपन बाबा साहब ने देखे थे और वो अपने जीते रहते, अपने जब तक वो जिंदा थे, जिन सपनों को वो पूरा नहीं कर पाए, उन सपनों को अब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा कर रही है। हम 3 तलाक की बात करें, मुस्लिम बहनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ न्याय होगा। 3 बार तलाक 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 कहने के बाद अगर हमारी किसी बेटी को तलाक दिया जाता है तो कितनी बुरी बात। लेकिन ये बिल पास हुआ और अब हमारी मुस्लिम बहनों ने बहुत राहत की सांस ली है। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए ये था कि वो हज अकेली नहीं जा सकती, कोई ना कोई उनके साथ अगर मर्द होगा तभी वो हज जा सकती हैं। लेकिन हमारी सरकार ने ये कहा कि अगर कुछ बेटियां, कुछ महिलाएं मिलकर अकेली भी जाना चाहे तो ये जरूरी नहीं है कि उनके साथ कोई मर्द होना चाहिए। आप ये देखिए कि 3000 महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हज पर जाने के लिए। तो ऐसी ऐसी बातें हमारी सरकार जो है वो कर रही है। इसके अलावा अब एक महिला को अपने शरीर के ऊपर अधिकार है। वो जो है बच्चा अगर गर्भ में सुरक्षित नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हमारी महिलाएं जो हैं वो चूल्हे के सामने सारी जिंदगी बिता देती हैं और उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। और इसलिए उज्ज्वला योजना के तहत ये कहा गया कि कोई भी हमारी माता बहन ऐसी ना रहे जिसके पास गैस चूल्हा ना पहुंचे। ऐसी ऐसी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आ रही है। बेटियां, आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमारी महिलाएं आगे ना बढ़ रही हो। आप ये देखिए कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है आर्मी के अंदर, पहले केवल पुरुषों को ही जो है परमानेंट उनको कमीशन मिलता था, लेकिन अब उसमें आर्मी में हमारी बेटियों को, महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन मिलता है। और इसलिए हमारी एक बेटी 26 जनवरी को लाल किले पर, वहाँ पर जो है उसने फाइटर प्लेन उड़ाया। पहली बार हमारी किसी बेटी ने, हमारी किसी महिला ने फाइटर प्लेन उड़ाया। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारी बेटियां आगे ना हो। लेकिन मैं आप लोगों को आह्वान करती हूँ कि हमें इसको आगे बढ़ाना है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, बेटियों को खासकर पढ़ाना है। और ये तभी संभव हो सकेगा कि जब भाई जो है वो बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। क्योंकि कोई भी महिला सफल तब होती है कि जब उनके पीछे पुरुष होता है, वो उसकी मदद करता है। वो उसका पिता भी हो सकता है, वो उसका पति भी हो सकता है, वो उसका भाई भी हो सकता है, वो उसका बेटा भी हो सकता है। जैसे कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, उसी तरह से एक सफल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। तो मैं आप सब लोगों से ये आह्वान करूंगी कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना, महिलाओं को पुरुषों का सम्मान करना है और पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना है, एक दूसरे को इज्जत की नजर से देखना है। तो इसके बाद अगर हम इस तरह का बर्ताव रखेंगे अपने चरित्र के अंदर, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो मैं एक बार फिर से बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, जिन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा, मैं ये मानती हूँ कि मैं आज यहाँ पर जो खड़ी हूँ उसके पीछे बाबा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनके लिए रहूंगी कि उन्हीं की बदौलत आज मैं इस लायक पहुंची हूँ कि संसद के अंदर भी हूँ और इसके साथ साथ पढ़ी लिखी भी हूँ और आपके साथ बातचीत भी कर सकती हूँ। तो मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे बाबा साहब का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे माता पिता का हाथ है। और सांसद बनाने में कहीं कोई दो राय नहीं कि फतेहाबाद की जनता का बहुत बड़ा हाथ है। फतेहाबाद की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो पिछले दिनों माहौल चल रहा है, मेरा कितना दिल तड़पता है आप लोगों के बीच में आने के लिए। जैसे जल के बिन मछली तड़पती है, मैं इस तरह से तड़पती हूँ आप लोगों के बीच में आने के लिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि परमात्मा की कृपा होगी, माहौल ठीक ठाक होगा और मैं आप लोगों के बीच में फिर वैसे ही आऊंगी जैसे आप लोगों के साथ मैं पहले रही थी। चाहे रतिया की बात करें, चाहे फतेहाबाद की बात करें, आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है मैं मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। तो एक बार फिर से बाबा साहब की 130वीं जयंती पर आप सब लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुनीता दुग्गल जी, आपने बहुत ही विस्तार से महिलाओं को बातें समझाई। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे जिला के कमांडर बलदेव गरोवा जी से, जिन्होंने एक सेकंड पत्रकार महोदय 2 मिनट के लिए समझाएं। भारत रत्न और संविधान के रचना और हमारे महापुरुष देवतुल्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मदिन पर सभी को बधाई, लख लख बधाई। और मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बाबा साहब के नाम पे, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम इस प्रांगण में जो स्टेज पे हैं, जहाँ जो प्रांगण में है, सभी आज उनकी बदौलत ही हम सुख की सांस ले रहे हैं। पहले जो था, जिस तरीके का तंत्र चलता था, राजतंत्र चलता था, उससे अगर किसी ने निजात दिलाई तो वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, समय बहुत काफ़ी हो गया। आदरणीय आज की जो मुख्य वक्ता हमारी बहन और सिरसा से हमारी लोकप्रिय सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, और उनके साथ हमारे राज्यसभा सांसद डी.पी. वत्स जी, और हमारे फतेहाबाद से बहुत ही लोकप्रिय एमएलए भूलाराम जी, और हमारे रतिया हल्का की शान बान हमारे छोटे भाई और मेरे बहुत ही प्रिय एमएलए रतिया से श्री लक्ष्मण नापा जी, उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता भारत भूषण बिंडा जी, और रतिया से बहुत ही हमारे लोकप्रिय कहें या कैसे कहें भी हर प्रोग्राम उन्होंने अपनी टेंशन ले लेते हैं हमारे बीच में रमेश मेहता जी, और हमारे जो आज के प्रोग्राम के संयोजक, जिनकी बदौलत आप लोगों का जो सारा छाया माना वगैरह जो जितना प्रबंध किया गया वह मेरे भाई रणजीत और जी, और नाइक समाज के हमारे बहुत ही लोकप्रिय श्री जगदीश नाइक जी, उनके साथ हमारी बहन जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष उनका बड़ा योगदान रहा, जहाँ राखी मक्कड़ जी, अंकित सिंगला जी युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा के हमारे जेपी गुदारा जी, उनके साथ रमेश जोजिया जी, श्री राम स्वरूप सोत्रिया जी, और बहुत ही मेहनती और कर्मठ हमारे बीसी मोर्चा के अध्यक्ष और वर्तमान में जिला के सचिव राजेंद्र प्रजापति जी, हमारे मंडल के जहाँ फतेहाबाद मंडल के बहुत ही जुझारू मंडल अध्यक्ष श्री शम्मी ढीगड़ा जी, और जिनके व्यवस्था, जिनके सिस्टम जिसमें बना के ये पेश किया आप सामने हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता बनवारी लाल गहलोत जी, और हमारे जिला के साथ मेरे कंधे से कंधा मिला करके जो चलते हैं जगदीश शर्मा जी जो हमारे महामंत्री हैं, और हमारे जिला के सभी पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, और हमारी मीडिया की जो टीम आज जिनकी बदौलत हमारे सारे भाइयों के दर्शन हुए हैं, हमारे शर्मा जी और सारी जो हमारे मीडिया की और जितने समझते हैं, और जो एक नाम जो मैं बाद में लेना चाहता था भी, जिन्होंने स्टेज का संचालन आपके बीच में किया, जिनको सबने समय दिया, किसी को 2 मिनट, किसी को 5 मिनट, इसमें गुस्सा भी किसी को आया हुआ कि मेरे को कम समय दे रहे, उल्टा कहते वो हमारे छोटे भाई बहुत ही प्रिय सफाई हो के हमारे मेंबर भी हैं, और चंदर गोस्ती और हमारे जिला के उपाध्यक्ष संजय रेवड़ी जी, विजय गोयल जी, महेश शर्मा जी, नील सियाग जी, अंकित सिंगला जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक जाखड़ जी, शम्मी ढीगड़ा जी, श्याम बजाज जी, और हमारे चेयरमैन भी रह गए श्याम कुंभोज जी, इन्होंने भी स्टेज चलाने में हमारा बहुत अच्छा योगदान दिया, और सभी कोने कोने से जिले से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, हम आपका बहुत तहे दिल से बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपके सदा
हमेशा हमेशा रेडी रहेंगे। जो भी आपका काम नाम जिस टाइम भी आप हमें याद करोगे हम आपके बीच में खड़े होंगे। इसी आश्वासन के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की फिर एक बार लाख तक बधाई। और किसी का नाम छूट गया तो सुभाष जी रहेंगे हमारे भाई कलोज जी, लाल चंद घेरा जी, काफ़ी टीम लंबी चौड़ी टीम है हमारे पास। भी है और तो आई गया और इसके बाद आपके लिए प्रसाद का जो बैठ के यहीं बैठ के मेरा घर प्रसाद लिया जाए, उसके बाद चाय पी जाए। सभी ने प्रसाद लेके जाना चाहिए। मेरी आप लोगों की बेनती है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। और इसके साथ साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे विधायक गुड़ाराम जी, हमारे विधायक नदिया से लक्ष्मण नापा जी, मिड्डा जी, सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत संख्या में यहाँ पर जनता पहुँची है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाने। क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे कि बाबा साहब की जो सोच थी, अगर हम लोग उसका 25% भी सोच लें तो मुझे लगता है कि देश जो है बहुत तेज़ गति के साथ आगे तरक्की करेगा। वो इतने संवेदनशील थे कि वो हर शोषित वंचित वर्ग के लिए सोचते थे। महिलाओं के लिए तो जो उन्होंने किया मुझे लगता है कि वो काबिल तारीफ़ है। और वो जो कुछ भी उन्होंने महिलाओं के लिए किया, महिलाओं को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। वो महिलाओं के बहुत बड़े मसीहा थे। मैडम, किसान आंदोलन पे क्या कहेंगे? जिस तरह से काफ़ी भिन्न हो गए किसान, अभी भी वहाँ डटे होंगे। देखिए, बहुत तकलीफ होती है इस बात को सोचकर भी और इस बात को देखकर भी। किसान भाई हम लोगों के भाई हैं, हम लोगों के बीच में से ही हैं, बल्कि हम उन लोगों के बीच में से ही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश है हमारी, सरकार की तरफ से बार बार आह्वान किया जाता है कि हमारे भाई जो हैं वो बातचीत करें, बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा। और सरकार जो है वो भी जिद ना करे और हमारे किसान भाई हैं वो भी जिद ना करें। दोनों अपने अपनी जिद को छोड़कर कोई बीच का रास्ता अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी उम्मीद है कि जो है ये आंदोलन जो है वो समाप्ति की तरफ आप कृषि मंत्री से बात करेंगे इस मामले में? मैंने कृषि कृषि मंत्री जी से बातचीत की है। हम लोग वहाँ पर केंद्र में बैठकर लगातार हमारी यही कोशिश रहती है। सोम प्रकाश जी मंत्री जी खुद मेरे आवास पर आए थे और उन्होंने भी ये बताया कि हमें कि किस तरह से वो अपनी बातचीत को जो है वो हमारे सीनियर लीडर्स के सामने रखते हैं। और हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे किसान भाइयों की जो आवाज़ नीचे की है वो हम ऊपर तक पहुँचाएँ। और सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है बार बार कि MSP की गारंटी है, जो हमारा APMC की मंडियाँ हैं उनकी गारंटी है। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता, कई बार तो दिक्कत इस बात की हो जाती है कि जब सरकार MSP की गारंटी दे रही है, APMC की गारंटी दे रही है, तो कुछ ऐसे शरारती तत्व जो हैं वो बरगलाने का काम करते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अब सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना आई है, OPOD, मतलब ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट अच्छा जो है उसकी पैदावार रहेगी, सरकार की तरफ से उसको बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे फतेहाबाद जिला की, तो यहाँ पर सिट्रस जो है, सिट्रस फ्रूट जो है उसको सरकार ने ODOP में रखा है। सिरसा जिले के लिए कीनू को रखा है, हमारे नरवाड़ा के लिए वहाँ पर उन्होंने पोल्ट्री को रखा है। तो इस तरह से सरकार की योजनाएं हैं कि हमारे किसान भाई जो आगे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन ये इस तरह का गतिरोध एक पैदा करने की जो कोशिश विपक्षी दल कर रहे हैं, उनकी वजह से मुझे लगता है कि तरक्की जो है वो थोड़ी देर के लिए उसमें गतिरोध पैदा हो रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से और किसान भाइयों की तरफ से अगर आगे बढ़कर एक निर्णय लिया जाएगा, गतिरोध को खत्म किया जाएगा, तो इसका समाधान निकलेगा। नाइट कर्फ्यू को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं तमाम राज्यों में। विपक्ष का कहना है कि बेवजह परेशान किया जा रहा है। बंगाल में काफ़ी रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ भीड़ जुटाई जा रही है। तो मतलब देखिए, ऐसा है कि आप मुझे कह सकते हो कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सरकार हिदायत दे सकती है, सरकार समझा सकती है, सरकार अगर कहीं दिक्कत पड़ती है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सख्ती भी कर सकती है। लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। आप क्या हरियाणा में ही नाइट कर्फ्यू लगे? क्या हरियाणा में नहीं, नाइट कर्फ्यू दिल्ली में भी, नाइट कर्फ्यू बंगाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी की जो रैलियाँ हो रही है उसमें भीड़ जुटाई जा रही है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर हर जगह पर ये बात कहा जाता है कि आप लोग डिस्टेंसिंग रखें, आप लोग मास्क लगाएं, आप लोग जो है वो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन फिर भी कई बार ज्यादा भीड़ जुटाने का प्रयास किया जाता है। बीजेपी की जो रैलियां हो रही हैं उनमें ये चीज लागू नहीं होती? भीड़ जुटाना और भीड़ का आना ये अलग अलग बातें हैं। भीड़ अपने आप आती है अपने नेताओं को देखने के लिए, उनको बार बार कहा जाता है ये बात कि आप डिस्टेंसिंग रखिए, क्योंकि हर इंसान अपने स्वास्थ्य का खुद जिम्मेवार है। मजदूर भी पलायन कर रहे हैं, जो बाहर से मजदूर आए थे पलायन कर रहे हैं पिछली बार की तरह। जैसे पिछले साल जो पलायन करके थे, चाहे बिहार के हो चाहे यूपी के, वो अभी भी पलायन करना। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब क्योंकि कई बार क्या होता है कि खासकर जो हमारे बिहार साइड के जो हमारे भाई आते हैं यहाँ पर, वो कटाई के लिए आते हैं।
कटाई जैसे जैसे पूरी होती है तो वैसे वैसे भी वो अपने घर जाते हैं। तो हम इसको इससे जोड़ के ना देखें। हो सकता है कि कटाई जिन जगह पर चल रहा है अभी तो नहीं, बहुत जगह पे हो चुकी है कटाई, जहाँ पर हो गई है, हो सकता है कि उसके बाद वो अपने घर जा रहे हो। मैडम अभी आपका दर्द छलका, जैसे कि आपने कहा कि 4 महीने के बाद आना हुआ, तो क्या लगता है कि कहीं कहाँ किस तरह की जो है गैप रह गया कि आप जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रहे, या किस तरह की कोई पाबंदियां लगी थी? मैं किसी भी तरह का ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना चाहती कि मैं आऊँ और कुछ लोग जो हैं वो झंडा दिखाएं या कुछ लोग इस तरह की बात करें। तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का हमारे मन में कोई कड़वाहट पैदा हो। इससे अच्छा तो बेटर ये कि आप अवॉइड ही करें। तो आज क्योंकि हमारे किसान भाइयों का ये अवॉइड किसको मैडम, प्रोग्राम को या जनता को या वो लोगों को? प्रोग्राम को नेचुरली प्रोग्राम को, लेकिन प्रोग्राम भी फिर भी होते हैं। प्रोग्राम जो है संगठन की तरफ से होते हैं, ठीक है। अगर कहीं ये दिक्कत है कि सांसद के आने पर जो है वो किसी भी तरह का अगर प्रदर्शन रहेगा तो सांसद उसको अवॉइड कर सकता है। विकास में दिक्कत नहीं आ रही है इसमें? नहीं, विकास में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम पूरी गति के साथ, अगर आप संसद के अंदर आप देखें, अगर आप संसद के अंदर देखें तो एक के बाद एक मैंने तो पूरा लिस्ट जब दी है, पूरा डिटेल यहाँ पर भेजा था कि कितनी हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितने जो है सैकड़ों किलोमीटर की है जहाँ पर सड़कें बनी हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया उस पर जो है इस्तेमाल हुआ है। उस पर इस्तेमाल योजना की आपने बात कही थी, सिलेंडर आज 800-900 रुपए का एक मिल रहा है, उसके ऊपर कुछ होगा आगे? नहीं, देखिए अभी जो जिस तरह से कोरोना काल में जो गति है, विकास की गति जो है उसमें भी थोड़ा आपको तो पहले ही नीचे चली गई थी। नहीं, मैं वही बात कह रही हूँ कि जैसे ही ये कोरोना से ये जो ऐसी महामारी है, पेंडेमिक है कि जिससे सब जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, सिर्फ भारत में, तो ऐसे उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जैसे ही ठीक ठाक माहौल होता है तो फिर से जो है हमारी गति किसानों से बातचीत कर सकती है। बिल्कुल सरकार तैयार है बात करने के लिए। हमारे किसान भाई आगे हैं और बात करें। मैम, जिस प्रकार किसान सड़कों पे है, यूरिया और डीपी खाद रेट बढ़ाए गए, लगता नहीं आपकी आग में गिगा काम करेंगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले जिस तरह से लाइन लगती थी, लोगों को डंडे पड़ते थे, आप लोग तो इसके साक्षी हैं। अब कम से कम इस तरह की तो कोई बात नहीं है ना, उनको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। पहले कितना इस चीज़ की ब्लैकमेलिंग होती थी और कितना इसका स्टोरेज होता था और उसके ऊपर जो है थानों के अंदर उनको पीटा जाता था किसान भाइयों को। मेहता जी पूछ रहे हैं बारिश कब आएगी? बारिश आएगी, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, देख लेना। अभी नुकसान है। हाँ, ये आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने जब भी नवरात्रों में प्रार्थना करती ना, जरूर सुनिए ऊपर वाला।